तो फिल्म की शुरुआत होती है एरिक से, जो एक सुनसान आइलैंड पर अकेला आया था। एक लंबी ड्राइव के बाद वो एक कार के पास आकर रुकता है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये कार उसी के दोस्त की थी। वो कार से उतरकर अपने कार में से एक रेड बैग निकालता है और इन दोनों कार्स के नंबर प्लेट्स को चेंज कर देता है। जिसके बाद वो दोनों गाड़ियों में से फिंगरप्रिंट रेस करता है और आगे का सफर पैदल ही करने लगता है। वो समुंदर के किनारे घर के पास पहुंचा था। अपने गन निकालते हुए वो पूरे घर को सर्च करता है, लेकिन यहाँ पर उससे कोई भी नहीं मिलता। पता चलता है कि वो यहाँ पर एक डेनीज नाम की औरत को ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कोई था ही नहीं। एकदम से उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे पुकारा है। वो घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उसे दोबारा वही आवाज़ आती है और अब वो आवाज़ का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे पर पहुँचता है, जहाँ उसे एक मेटल का बैग दिखता है और करीब ही पड़ा बहुत सारा खून भी दिखता है। खून देखकर एक मर्तबा के लिए तो एरिक घबरा गया। उसे पास ही एक औरत का ब्रेसलेट भी दिख गया। कुछ कुछ तो उसे समझ आ रही थी कि ये सब डेनीस का हो सकता है, पर उसे कुछ कंफर्म नहीं था। इसलिए वो पास पड़ी एक बकेट उठाकर सब कुछ क्लियर कर देता है और बकेट को भी समुद्र में फेंक देता है। तभी उसे दोबारा किसी के पुकारने की आवाज़ आती है। ये मैट था, डेनीस का बेटा और एरिक का पार्टनर, जो अपनी मॉम के बारे में पूछने लगा था। एरिक उसे बताता है कि मैंने तो उसे यहाँ आते देखा ही नहीं। इतने में ये लोग घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पॉल भी यहाँ आ गया था। ये उनका चौथा साथी था। असल में मैं बताती हूँ यहाँ चल क्या रहा था। ये लोग $40 मिलियन की एक पेंटिंग चुरा कर लाए थे। उसके बाद उनका प्लान था कि ये लोग इस घर में स्टे करेंगे और उसके बाद मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। सबसे पहले आना था यहाँ पर डेनीस को, जिसके पास वो पेंटिंग थी, और अब तो वो यहाँ पर नहीं थी। इन लोगों को लगता है कि ज़रूर एरिक ने डेनीस को मार दिया होगा, क्योंकि जो पेंटिंग डेनीस के पास होनी चाहिए थी वो इस टाइम एरिक के पास नहीं है। और जाहिर सी बात है, डेनीस को मार के उसका हिस्सा भी तो बढ़ जाता। पर मॉल और मैट अपना ये शक एरिक को नहीं बताते। वो एरिक से कहते हैं हम एक दिन यहाँ पर डेनीस के एरिक का इंतज़ार करेंगे, और अगर वो ना आई तो फिर यहाँ से चले जाएंगे। इतने में एरिक इन सबके फ़ोन्स लेकर उसी रेड बैग में डाल देता है जो उसके पास पहले थे, और उसे समुंदर के बीचों बीच गिरा देता है। अभी एरिक वापस लौटा भी नहीं था कि उसे समुंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मार्टर पॉल को भी साफ सुनाई दे रही थी, और अजीब बात इस आवाज़ में ये थी कि इस आवाज़ ने इन तीनों को ही हिप्नोटाइज कर लिया था, और ये तीनों ही ज़ॉम्बीज़ जैसी चाल चलाते हुए उस समुंदर तक चले जाते हैं। और जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों खुद भी नहीं जान पाते कि ये लोग यहाँ पर आए क्यों थे। वे लोग घर वापस आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये सब ज़रूर थकावट की वजह से हुआ होगा। ये लोग सोने का डिसाइड करते हैं, पर मैट अभी भी अपनी मॉम के लिए परेशान था। पॉल उसे हौसला देता और कहता है वेट कर, शायद कल तक तुम्हारी मॉम आ जाए। रात में पॉल एरिक के पास आता है और उसे सवाल करता है, सच बताओ, कहीं तुमने तो डेनीस को नहीं मार दिया? डेनीस से अपना एरिक का रिश्ता छुपाने के लिए एरिक पॉल को यकीन दिलवाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अंदर हम मैट को देखते हैं, जो जब नहाकर बाहर निकलता है तो उसे खून से भरी वही बकेट नजर आती है जिसे एरिक ने समुंदर में फेंक दिया था। बकेट को देखकर वो परेशान हो जाता है, और जैसे ही उसके अंदर हाथ डालता है तो बकेट के अंदर से उसकी मॉम डेनीस का ब्रेसलेट भी निकल आता है। इस ब्रेसलेट को देखकर वो गुस्से से पागल होने लग जाता है, और उसका शक यकीन में बदलने लगता है कि ज़रूर एरिक ने ही उसकी मॉम को मार दिया है। मैट एरिक के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, और पॉल उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है। ये तीनों इस टाइम बहस नहीं लगे हुए थे कि अचानक से उनके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाज़ा उन्होंने खोलकर देखा, वहाँ पर एक लड़की थी, काफ़ी घबराई हुई थी, जो उनसे मदद मांग रही थी। एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं, जबकि मैट उस खून की बाल्टी को देखता रहता है और सोचता रहता है कि आखिर इस बाल्टी को यहाँ पर रखा किसने होगा। जैसे ही एरिक और पॉल उस लड़की की मदद करने के लिए समुद्र के किनारे पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ उनकी एक दोस्त बिल्कुल मरने की हालत में पड़ी हुई थी। एरिक उस लड़की को सीपीआर देता है और होश दिला देता है, जिसके बाद एरिक उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है। एरिक इन तीनों से सवाल करता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे? वो लड़कियाँ बताती हैं कि हमारी बोट का एक्सीडेंट हो गया था और हम तैरते तैरते यहाँ तक पहुँचे हैं। ये लोग जब इन तीनों से नाम पूछते हैं तो ये तीनों अपने परियों जैसे नाम बताती हैं, पर ये नाम सुनकर ये लोग हंसते भी हैं और कहते हैं अरे वाह, बिल्कुल कहानियों के करेक्टर वाले नाम में आप लोगों को तो।
अब वो लड़कियाँ इन तीनों से इनके बारे में पूछती हैं तो ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए झूठी कहानियाँ बना देते हैं। वो लड़कियाँ पूछती हैं तो आप लोग यहाँ पर क्यों आए? अरे कहता है कि हम यहाँ पर बैचलर्स पार्टी मनाने के लिए आए हैं। अब लड़कियाँ इनसे इनका फ़ोन माँगती हैं ताकि वो मदद के लिए किसी को बुला सकें, लेकिन फ़ोन तो इन्होंने पहले ही समुंदर में फेंक दिए थे। तो एरिक यहाँ पर एक और झूठ बोल देता है और कहता है कि हमने एक रूल बनाया था कि हम इस पार्टी में फ़ोन नहीं लाएँगे। अब लड़कियों को ये बात अजीब लग रही थी, इसलिए मैट उनसे कहता है हम सुबह होते ही आप लोगों को कंट्री साइड पर छोड़ देंगे जहाँ से कोई आपकी मदद भी कर देगा और आपको वहाँ पर फ़ोन भी मिल जाएगा। अभी एक लड़की को वॉशरूम जाना था। पॉल उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता दिखाता है और साथ ही वो पेंटिंग ट्यूब जो उन्होंने चुराई थी चुपके से वो उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है और तब भी उसकी नज़र उस रेड बैग पर भी पड़ जाती है जो एरिक ने समुंदर में गिराया था। अजीब बात थी, वो बैग अब घर के अंदर था। पॉल इस टाइम ज़्यादा सोचता नहीं और उस बैग को भी उठाकर बेड के नीचे छुपा देता है। पॉल घबराया हुआ मैट को किचन में लेकर जाता है और उसे बताता है कि मुझे लग रहा है कि एरिक हमारे साथ गेम खेल रहा है, क्योंकि जो बैग हमने एरिक को दिया था समुंदर में फेंकने के लिए वो बैग अब घर पर है और उसके अंदर सारा सामान वैसे का वैसा ही है। ये सुनकर मैट गुस्से से पागल होने लग जाता है और अब उसे यकीन हो जाता है कि ज़रूर एरिक ने धोखा देने वाला है और उसी ने डिनीस को मारा है। जब एरिक उन्हें घबराया हुआ देखकर उनकी बातें सुनने के लिए आता है तो मैट उसे बहुत बुरा भला कह देता है। एरिक बात को संभालते हुए कहता है कि अपने इमोशंस पर काबू रखो, हमें किसी तरह बस ये रात गुजारनी है। सुबह होते ही हम लड़कियों को अपनी कार की चाबी दे देंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये तीनों भी अब उन तीनों लड़कियों के पास आ जाते हैं और वो लड़कियां इनसे गेम खेलने को कहती हैं जिस गेम में इन्हें आपस में एक दूसरे के बारे में जानना था। एक लड़की यहाँ पर इन्हें बताती है कि वो तो प्रिंसेस है और उसकी बात सुनकर ये तीनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी लड़की कहती कि वो कुंग-फू चैंपियन है और अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए वो यहाँ पर एरिक को पलटाकर जेल पर भी गिरा देती है। ऐसे ही गेम इन लोगों की दोस्ती बढ़ने लग जाती है। इतने में ही लाइट भी चली जाती है। एरिक जब लाइट को ठीक करने के लिए बाहर निकलता है तो एक लड़की उसके पीछे ही आ जाती है। ये लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट होने लगे थे और इसी सब के दौरान इन्हें दोबारा समुद्र में से वैसी ही आवाज़ सुनाई देती है जैसे इन्होंने दोपहर में भी सुनी थी, जो आवाज़ इनको हिप्नोटाइज कर रही थी। वो लड़की एरिक की ऐसी हिप्नोटाइज हुई हालत को देख के परेशान हो जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, पर एरिक को होश नहीं आता। वो तो समुंदर की तरफ अब जाने लगे थे। अभी वो आधे रास्ते में पहुंचे ही थे कि उन्हें होश आ गया और इन्होंने क्या देखा कि समुंदर के किनारे पर बहुत सारा खून और इंसानी जिस्म के ऑर्गन्स पड़े हैं। ये देखकर वो तीनों ही डर जाते हैं और वो लड़की जो एरिक के साथ ही वो एरिक की पॉकेट से गन निकालकर एरिक के ऊपर तान देती है और पूछती है बताओ तुमने मेरे दोस्त के साथ क्या किया। समझ तो इन्हें भी कुछ नहीं आ रही थी। एरिक बताने की कोशिश करता है कि उसने दोपहर में भी ऐसी बहुत से निशाने समुंदर के आसपास देखे थे। जरूर यहाँ पर कुछ बुरा हो रहा है, हमें लड़ने की बजाय अपने दोस्तों को ढूंढना चाहिए। असल में यहाँ से मैट और उसके साथ जो लड़की थी वो गायब हो चुकी थी। इससे पहले कि ये लोग कुछ और करते समुंदर में से दोबारा वो आवाज़ आने लगी जो इन्हें हिप्नोटाइज कर देती है। मुश्किल से ये अपने आप को होश में रखते हैं और पॉल एरिक से कहते हैं कि हमें घर वापस जाकर कानों के अंदर कुछ लगा कर आना चाहिए ताकि ये आवाज़ हमें तंग न करे और हम अपने दोस्तों को भी ढूंढ लें। जब ये लोग घर पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वो लड़की पहले से ही घर में थी और मैट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एरिक को अब उसी के ऊपर शक होने लगा था कि ज़रूर वही ये सब तो नहीं कर रही। वो उसके ऊपर गन तान देता है और तभी समंदर से दोबारा आवाज़ें आने लगती हैं। एरिक हिप्नोटाइज होने लगता है और वो लड़की इस सब का फायदा उठाते हुए एरिक के सीने के अंदर चाकू स्टैब कर देती है। कुछ देर बाद एरिक को जब होश आया तो उसने देखा कि उसे पॉल संभाल रहा था। पॉल उसे वॉशरूम में लेकर गया और टॉयलेट पेपर को गिरा करते हुए उसने एरिक के कान में डाल दी ताकि एरिक को कोई आवाज़ न सुनाई दे। एरिक अब मैट को ढूंढने के लिए बाहर ही जाता है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। ऐसे में एरिक का पाँव कैसे फ्लैशी चीज़ से टकराता है और वो भी यहाँ पर स्लिप हो जाता है और उसके स्लिप होती कोई ना दिखने वाली चीज़ कोई पावर उसे खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और डुबवा देती है। पॉल ने दूर से हल्का फुल्का से ये नज़ारा देखा था। अब उसके साथ ये सब ना हो जाए इसके लिए वो अपनी पेंटिंग लेता है और अपने आप को घर के पिलर के साथ अच्छी तरह रस्सियों से बांध देता है ताकि वो आवाज़ें इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट ना कर सके। आवाज़ें तो बहुत आई
पर इन रस्सियों ने अपना कम काम दिखाया। पॉल के हिप्नोटाइज होने के बावजूद भी पॉल समंदर की तरफ नहीं बढ़ा। सुबह हो जाती है, पॉल को होश आ जाता है। वो अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करते हैं और तभी उसके माइंड के फ्लैशबैक सीन से हमें पता चलता है कि पॉल ने पहले ही पुलिस को एरिक की तस्वीर देते हुए इनके यहाँ आने का बता दिया था, क्योंकि उसे एरिक पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि एरिक ज़रूर उसे धोखा देगा। वो एरिक को पकड़वाना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर तो खुद भी फंस गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तीनों लड़कियां समुद्र के बिल्कुल बीच में खड़ी हुई गाना गाते हुए से अपनी तरफ बुला रही थी। ये वैसे ही मिलती जुलती आवाज़ें थी जैसे ये लोग पहले सुन रहे थे। पॉल भी हिप्नोटाइज हुआ, उस तरफ बढ़ने लग जाता है और आखिर वो लड़कियां उसे एकदम से पानी के अंदर खींच लेती हैं। पानी के अंदर देखने को मिला कि लड़कियां आम लड़कियां नहीं थी, असल में ये मर्मेड्स थी जो लोगों को इस तरह अट्रैक्ट करके यहाँ डुबवा दिया करती थी। अगले सीन में हम डेनिस को उसी समुंदर के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। उसका पॉइंट टाइम बहुत ज़्यादा जख्मी था, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो, लेकिन फिर भी वो बच गई थी। वो अपने ही कपड़े फाड़ते हुए अपने जख्म को बांध लेती है और जब इस घर में आती है तो देखती है कि इस घर में तो कोई भी नहीं था, उसका कोई साथी नहीं था और जिस पेंटिंग को वो इतनी मेहनत से चुरा कर लाए थे वो पेंटिंग यहाँ दीवार पर लगी हुई थी। एकदम से दोबारा कोई ना दिखने वाली चीज़ आकर डेनिस को भी खींचते हुए समुद्र के अंदर ले जाती है और डुबवा देती है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो असल में मर्मेड्स की ही पेंटिंग थी। ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं थी, बल्कि इस पेंटिंग के अंदर पूरी कहानी बसी हुई थी, जिस कहानी का ये सब भी हिस्सा बन जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।